हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स आपको किस तरह से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की श्रेणी में ला सकते हैं। राइट, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने कहा कि हमारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बट सर आगे की वीडियो पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुल। डेफिनेटली ये ऐसा सेंटेंस है जो डेफिनेटली आप जब जब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं आपने इस स्टेटमेंट को हमेशा हमेशा पढ़ा होगा। ऐसा क्या है इस स्टेटमेंट में, इस बारे में हम आपके साथ डेफिनेटली बात करेंगे। हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारी वीडियो है, मैं हूं चंद्र दुरेजा और आपके साथ म्यूचुअल फंड टॉपिक की इनिशियल वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों देखो, म्यूचुअल फंड आपको दुनिया का बहुत बहुत अमीर इंसान बना सकती है। एटलीस्ट इतना अमीर जिससे कि आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छे से हो, इतना अमीर कि आपको एक समय के बाद कुछ भी काम ना करना पड़े और आपकी जो भी ड्रीम है उनको पूरा कर सके। राइट बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूं कि बच्चों बताओ, क्या आप जो है सैलरी कमाते हुए, आप जो है जॉब करते हुए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे? आप कहेंगे सर यस कर लेंगे, बट क्या वाकई में आपने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की शुरुआत कर दी है? आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी थोड़ी ना, अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी तो हमारी सैलरी ही कितनी है, हम 20,000 रुपये की सैलरी में काम कर रहे हैं या 50,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो पर्सन 1 लाख की सैलरी में काम कर रहा है वो भी यही कहता है कि यार अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी तो 1 लाख की सैलरी में काम कर रहे हैं। राइट, और जो 5 लाख रुपए के अमाउंट पर मंथ कमा रहा है वो भी यही स्टेटमेंट दोहरा रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, हम लोग जो है इनकम को ज्यादा एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि कंपाउंडिंग इफेक्ट, आई रिपीट, कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा अमीर इंसान बना सकता है। राइट, कैसे? लेट अस टॉक अबाउट थ्रू दिस वीडियो। देखो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताओ, आज के सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन कौन कौन से हैं। मैंने कहा आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए और कहा कि ये ले बेटा, इसको जो है आप इन्वेस्ट करो और मुझे बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने क्या क्या किया है। लेट अस डू द प्रैक्टिकल वन। आपने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर मार्केट के अंदर आपने स्कीम्स सर्च की तो आपको पता चला कि बैंक्स की एफडी सबसे ज़्यादा फेमस है। बैंक्स एफडी, अगर आप मार्केट में बैंक एफडी में जाएंगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पर बैंक की एफडी के अंदर आपको 8%, मैंने आपको 8% ज़्यादा बोल दिया, 8% से ज़्यादा आपको कहीं कोई रिटर्न रिसीव नहीं होती। राइट, 8% रिटर्न रिसीव होती है। अच्छा, 8% के बाद अगर मैं कहूं कि एफडी से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो एफडी से नेक्स्ट ऑप्शन होता है दैट इज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन दैट वी हैव अवेलेबल इन आवर हैंड। और बच्चों हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो इस केस के अंदर आपको जो है आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बॉन्ड्स और डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हुए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है। बट हाँ, यहाँ पर एफडी के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। लेट अस से 9%, 9.5% टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। नो डाउट इट इज़ बेटर देन एफडी, राइट, बट सर थोड़ा सा रिस्कियर है, मतलब थोड़ा सा आपने ज़्यादा रिस्क लिया तो आपको थोड़े से रिटर्न ज़्यादा मिली। राइट, अच्छा और आगे चलते हैं। और मार्केट में कौन कौन सी स्कीम्स पॉपुलर हैं? मार्केट में एक बहुत जबरदस्त स्कीम पॉपुलर है, LIC। राइट, लोग सोचते हैं कि LIC में पैसा इन्वेस्ट कर दो तो वो अमीर बन जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। LIC में अगर आप अपने यू कैन से टर्म इंश्योरेंस के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। आप मेडिक्लेम के लिए पैसा कर रहे हैं, वेरी गुड, सुपर्ब। राइट, बट सर आप ये सोच रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं कि आपको रिटर्न में बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो सर दिस इज नॉट द राइट थिंग। राइट, जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जो कि बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सलाह देते हैं, वो सभी के सभी एक ही बात बोलते हैं कि LIC में आप टर्म इंश्योरेंस करवाएं, आप जो है मेडिक्लेम करवाएं, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आप मिक्स ना करें। आप किसी भी एजेंट से, LIC के एजेंट से ये पूछना कि सर क्या रेट दे रहे हो। देखो अमाउंट तो बताएगा कि आज जो है आप 10-10 हज़ार रुपये महीना करके दो, हम आपको 20 साल के बाद इतना अमाउंट देंगे, 30 लाख देंगे, 40 लाख देंगे। एंड बिलीव मी, 30 लाख 40 लाख उस सिचुएशन में बहुत थोड़ा होगा।
आप उससे ये सब मत पूछो, उससे पूछो बताओ कि रिटर्न कितना आएगा, वो बताएगा सर रिटर्न आएगा मिनिमम 5%, 6% भी आ सकता है, 6.5% भी आ सकता है, एंड बिलीव मी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 7%, 7% ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा इन द LIC, राइट। तो मतलब यहाँ पर भी आपके पास जो एक लिमिट है वो 7% की है। फिर हम कहते हैं कि और कहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो हमने कहा सर नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज गोल्ड, राइट। अब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बढ़ेगा, राइट। आप देखते हैं कि 20 साल पहले गोल्ड का क्या रेट क्या था, 30 साल पहले रेट क्या था, 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, राइट। बट सर जैसे मैं गोल्ड बोल रहा हूँ आज के समय में, तो आपको मालूम है कि गोल्ड पिछले 4-5 साल से कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, राइट। तो गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म, बट सर ये इन्वेस्टमेंट भी आपको 8% से लेकर 11% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी, राइट। 8% और 11% से बीच में ये इन्वेस्टमेंट आपको दे पाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, हम कहेंगे रियल एस्टेट। मतलब क्या, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक फ्लैट परचेज कर लेते हैं, जैसे ही फ्लैट परचेज करेंगे आगे जाके बेच देंगे और बहुत बड़ा प्रॉफिट आएगा, राइट। ऐसा सोचा जाता था 10 साल पहले, 15 साल पहले, राइट। बट सर आज के सिचुएशन में, आज के डेट में ये भी नहीं सोचा जा रहा। आपको शायद मालूम होगा कि जिन लोगों ने फ्लैट्स वगैरह परचेज करके रखे हुए उनकी क्या हालत है, वो बेचने के लिए परेशान है। बहुत सारे बिल्डर उनको एक्चुअल पहले तो पोजेशन नहीं दे रहे, जिनको पोजेशन मिल गया है या तो वो खुद शिफ्ट हो गए, दैट इज बेटर, सुपर्ब। अगर वो रहने के लिए शिफ्ट हो गए हैं, इसका मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं है, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये तो आप किसी फ्लैट को या प्लेस को यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। बट सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इसको लिया था और आप इसको वापस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्च द बायर, राइट। एक्सेप्ट 1% और 2% केसेस, बाकी लोग बहुत परेशान हैं फ्लैट्स को लेने के बाद बेचने के लिए। मतलब जब पुराने लोगों के नहीं बिक रहे तो आप नया लेके क्या कर लोगे, राइट। बट यस, रियल एस्टेट भी फ्यूचर के अंदर लंबे समय में कुछ ना कुछ रिटर्न दे जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में 8-10% का एक एवरेज रिटर्न इसमें से आ सकता है, राइट। दिस इज माई ऑन ओपिनियन। हो सकता है कि आपका ओपिनियन अलग हो, तो डेफिनेटली उसे कमेंट्स में लिखिए, बताइए कि क्या करना चाहते हैं, राइट। लेट अस टॉक अबाउट, राइट। तो रियल एस्टेट, अब से इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे इस टॉपिक के अंदर, दैट इज म्यूचुअल फंड्स, राइट। बच्चों म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कि आप इन्वेस्टमेंट करने के पर आप जो है 12% से लेकर 20% तक, यस मैं आपने सही सुना, 20% तक रिटर्न अर्न कर सकते हो। आप कहोगे सर क्या 20% रिटर्न एक्चुअल में पॉसिबल है, राइट। वी विल टॉक अबाउट, हम लोग देखेंगे, राइट। हम लोग इस वीडियो में ये प्रूफ करेंगे कि 20% रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है, पक्का बच्चों। अभी हम थोड़ी देर के बाद इस बात को प्रूव करेंगे कि 20% रिटर्न आता है, राइट। अब आपको कि सर 20% से क्या होता है, बस 20% से बहुत कुछ होता है, राइट। आप इस 8% की बात कर रहे थे ना, तो 8% और 20% में फर्क क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। थोड़ा सुनिएगा, समझेगा। देखो 8% का मतलब हुआ, मैं 3-4 रेट ले लेता हूं, 8%, 10%, 12% और मैंने सीधा ले लिया 18%। सो चलो छोड़ो, 20% छोड़ो, मैंने इसको 18% कर दिया। बट सर मैं अभी आपको 20% भी प्रूव करूंगा, डोंट वरी, राइट। तो मैंने यहाँ पर 18, ये 4 अमाउंट ले लिए, राइट। अब इन चारों में अगर मान लो, सपोज करो कि आप पूरी लाइफ में इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, राइट। मैंने कहा मान लेते हैं कि आप जो है महीने का मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं, राइट। 10,000 में आप एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप 500 रुपये इन्वेस्ट करें, आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करें, आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करें, वट एवर यू लाइक। मैंने एक कहा कि अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 10,000 रुपया अमाउंट सेव तो करना ही चाहिए, राइट। 1 लाख की सैलरी है तो डेफिनेटली 20,000 25,000 सेव करना चाहिए, दैट विल बी गुड, राइट। जितना सेव करेंगे उतना बेटर है। तो एक एवरेज के नाम पर मैंने 10,000 का अमाउंट ले लिया, छोटा सा अमाउंट, अच्छा लगता है, एक राउंड ऑफ फिगर है, राइट। अगर आप 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद मेरे पास एक कैलकुलेटर है,
राइट। ये इसको हम बोलते हैं सिप कैलकुलेटर। सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब क्या कि आप मंथली कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा रिटर्न रिसीव होगा, राइट। तो वो जो हम लोग सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि हम म्यूचुअल फंड में जा क्यों रहे हैं, उसके बाद हम आपके साथ सीखेंगे कि हम लोग म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्यों होता है, किस लिए होता है। आपको बेसिकली सबसे पहले बता रहे हैं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड किसी भी पर्सन के लिए जरूरी क्यों है, राइट। लेट अस प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, जरूर देखिए, राइट। तो बच्चों मैंने कहा कि ये सिप कैलकुलेटर है, आप गूगल पे डालेंगे सिप कैलकुलेटर, आपको ढेरों सिप कैलकुलेटर मिल जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही ढूंढा हुआ है, आप भी इसको ऐसे ही ढूंढ सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, इस सिप कैलकुलेटर में मैंने कहा सर मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट्स इसमें डाल दिया है, और हमने कहा हमने अमाउंट डिसाइड किया था आपके साथ कि हम 10,000 का अमाउंट डालेंगे। 10,000 रुपये डाल दिया, मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000, राइट। कितना समय, तो मैंने कहा सर आज आपकी एज 22 साल की है, लेट अस से, राइट, 25 साल की है, और 25 साल के बाद आप 30 साल तक 55 साल तक अपने इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, 30 ईयर्स तक। तो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो 30 ईयर्स ले लिया, 30, राइट। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, एक एक करके मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा एफडी से शुरुआत करते हैं, एफडी से शुरुआत करते हुए 8% रिटर्न मैंने डाल दी है, और देखते हैं कि एफडी में अगर हम 10,000 रुपये का अमाउंट हर महीने में डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो टोटल लमसम कॉर्पस है वो हमारा कितना बन जाता है। और सर ये हमारा जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो बन गया है। कितना बन गया बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये धुंधला सा है। एक्सपेक्टेड अमाउंट इज 1550295, मतलब 1.5 करोड़। आपने पैसा इन्वेस्ट कितना किया, 36 लाख, राइट। इज इट एनफ, इज इट एनफ? आप कहेंगे सर एनफ है 1.5 करोड़ रुपया, बट सर 1.5 करोड़ आपको कब मिलेगा, 30 साल के बाद, राइट। आज आपकी एज अगर 25 साल है और 30 साल के बाद की बात आप कर रहे हो, तो आज के डेट में तो 1.5 करोड़ इट्स गुड अमाउंट। बट सर आफ्टर 30 ईयर्स इन्फ्लेशन जो है डेफिनेटली इसको कम कर देगा, राइट। मतलब 1.5 करोड़ रुपया आफ्टर 30 ईयर्स एक छोटा सा अमाउंट लगेगा, छोटा तो नहीं पर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगेगा, राइट। सो मतलब अगर आपको 55 ईयर्स पे रिटायर होना है और आपके पास 1.5 करोड़ 1.5 CR रुपीज है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका कॉर्पस अभी बहुत छोटा है आफ्टर 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो एक काम करते हैं, आपको याद होगा हमने यहाँ पर स्पेस बनाया था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एफडी के अकॉर्डिंग मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 1.5 CR, राइट। अब 10% के अकॉर्डिंग देखते हैं। 10% में मतलब हमने यहाँ पर बॉन्ड्स डिबेंचर की कैटेगरी को कंसिडर किया था, तो देखते हैं कि 10% अगर हम ये ले लें तो इसका इम्पैक्ट हमारे इस वाली वैल्यू पर क्या पड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस 8% को चेंज कर दिया, और चेंज करके कितना बना दिया बच्चों, 10%, राइट। और जैसे ही 10% कर देंगे तो नो डाउट हमारा कॉर्पस लमसम अमाउंट आफ्टर 30 ईयर्स, ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स सेम, राइट। तो बाकी सब चेंज हो जाएगा। तो ये वाला अमाउंट बनता है 22793,253, ऑलमोस्ट विजिबल है टू ऑल, दिस इज 2.3 करोड़। यहाँ पर भी है लिखा हुआ है 2.3 करोड़, राइट। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 10% के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो 2.3 करोड़ मिल जाता है। इट्स गुड, बट सर आफ्टर 30 ईयर्स इट्स अगेन has a not so high value so that you will retire। आपको हो सकता है कि मेहनत अभी भी करनी पड़े, काम अभी भी करना पड़े। 12%, 12%, 2% का हमने इजाफा कर दिया, बढ़ा दिया, और हमने कहा सर 10% को अगर हम 12% कर देते हैं, दिस इज CAGR कैलकुलेशंस एक्चुअली, राइट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको हम लोग। 12% की अगर हमारा CAGR का ये है तो इस केस में ये बन जाता है 352,29138, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3.5 CR, 3.5 CR। तो बच्चों 12% पर एक बहुत ही अच्छा सा अमाउंट आता है 3.5 CR। गुड और नॉट? यस। तो एफडी में तो 3. देखो 8% और 12% में जस्ट 4% का डिफरेंस है, जस्ट 4%, बट 4% कंपाउंडिंग इफेक्ट से 1.5 CR को 3.5 CR बना रहा है, राइट। तो आपका 8% और 12% कितना बड़ा वेरी करता है, अब आप इस बात को समझो, राइट।
हम प्रूफ करेंगे कि म्यूचुअल फंड में हम लोग 12% नहीं 18% से भी ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, राइट। ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पर कंसिडर कर सकता हूँ कि 15% रिटर्न आ जाएगी, बट सर बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो 20% भी रिटर्न देते हैं। वी विल टॉक अबाउट 18% पे आ जाते हैं, 18%। हमने जो है अपनी सिप कैलकुलेटर में 12% को चेंज कर दिया बच्चों, और हमने 12% को चेंज करके बना दिया 18%, 18%, राइट। एंड यू विल नॉट बिलीव द मैजिक ऑफ द कंपाउंडिंग. Magic of the compounding is only this, and here we have the value, and this value is 14.3 CR. Yes sir, 14.3 CR, right. And this is a really amount, a good amount, जिससे कि आप अपनी 55 years की एज में रिटायर हो सकते हो, जस्ट 10,000 रुपया पर मंथ लगाकर। सोचो आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हुए आपने 14.3 करोड़ रुपीस इकट्ठा करने का अपना एक सपना ले लिया है इस वीडियो के थ्रू, राइट। बट सर अभी तक अगर मैं कहूं कि कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, अब आपको 1 करोड़ जो है छोटा अमाउंट लगता होगा, बट सर 1 करोड़ भी अभी तक इकट्ठा होने का कोई दूर दूर तक ख्याल नहीं है, राइट। बट सर म्यूचुअल फंड, आई विल प्रूव दिस, डोंट वरी, राइट। बस इसके बाद हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, राइट। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जो है 14.5 14.3 ईयर्स पैसा इकट्ठा कर सकते हो, राइट। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप हर महीने 10,000 की ही इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है, राइट। आप जो है 10,000 की फिगर को थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हो, आप जो है अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे अर्निंग आपकी जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेंगी, इंक्रीज इट और मेक इट टारगेट कि भैया 15,000 तो इन्वेस्ट करना ही है, 15,000 तो 15,000 तो मंथली मुझे बचाना ही है, राइट। अगर 50,000 की सैलरी है, 60,000 की सैलरी है, तो जितनी भी इंक्रीमेंट सैलरी हुई है इन्वेस्टेड, वाई आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हो, आप सेविंग बढ़ाओ ना। तो बच्चों जैसे ही आप ऐसा करते हो, एंड यू विल अगेन सी द मैजिक ऑफ द कंपाउंडिंग, इट इज नाउ 21.5 CR, 21.5 CR मैंने जो है मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से, यू कैन हैव crores of rupees in this kind of mutual funds if mutual funds provide 12% to 18% रिटर्न, राइट। ऑन एन एवरेज मैंने 15% का नाम दे दिया, राइट। आप कहोगे नहीं सर हम लोग मान तो गए, इसी 12% 18% से ही आ जाता है, क्या वाकई में म्यूचुअल फंड से इतना पैसा इकट्ठा हो सकता है? सर हम रियल फिगर्स की तरफ जाते हैं, हम लोग रियल फिगर्स की तरफ जाते हैं। बच्चों देखो, दिस इज द रियल फिगर्स, राइट। मैंने जो है मैंने जो है गूगल निकाला है, गूगल में मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। बेसिकली एक फंड मुझे मालूम है, बहुत पुराना फंड है, दैट इज HDFC इक्विटी फंड, राइट। HDFC इक्विटी फंड, गूगल इज, यू कैन सर्च एनी, एंड मैं आपको बता दूं, ये जो फंड मैं आपके सामने ले रहा हूं, दिस इज नॉट माय रिकमेंडेड फंड, नो, आपको समझाने के लिए है, क्योंकि ये बहुत पुराना फंड है और क्योंकि हम लोग लंबे समय के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस फंड के अंदर लेके जा रहा हूं। दिस इज HDFC इक्विटी फंड, दिस इज द ग्रोथ ऑप्शन प्लान, राइट। इस ग्रोथ ऑप्शन प्लान के थ्रू हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो NAV है, जो आपके साथ थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसकी NAV है बेसिकली 617.735, राइट। NAV जब बेसिकली स्टार्ट होती है तो 10 रुपये से होती है। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस जब नए म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट करता है तो कितनी NAV लेता है? 10 रुपये की। आज कितनी है? 617.735, राइट। दिस इज अ फंड जो कि डेली बेसिस पर आपको बताता है कि फ्लक्चुएशन कितनी हुई है इस वाले फंड के अंदर। एक्चुअल में ये फंड होते क्या है? फंड्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स, कि पब्लिक से पैसा लेते हैं, आई रिपीट, पब्लिक से पैसा लेते हैं और कैपिटल मार्केट में यानी कि इक्विटी मार्केट में या डेब्ट मार्केट में डालते हैं एज पर द स्कीम। अगर आपके पास जो आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो इक्विटी फंड है,
तो वो नो डाउट इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा 80%, 90%, 95%। और अगर आपने डेप्ट स्कीम वाला म्यूचुअल फंड लिया है तो वो ज़्यादातर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, डिफरेंट कंपनीज के बाय करता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपने स्कीम कौन से लिए है। मैं यहाँ पर फिलहाल जो 12%, 18%, 15%, 20% रिटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस हो रहा है, वो डिस्कस हो रहा है इक्विटी फंड्स के बारे में, राइट, इक्विटी फंड्स के बारे में। अब ये जो इक्विटी फंड्स हैं, हमने आपके साथ में एक HDFC इक्विटी फंड लिया है। HDFC इक्विटी फंड का NAV 617 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ये इसका पास्ट का ग्राफ है, राइट। अभी फिलहाल इस पर नहीं आते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि आप जो पैसा देते हो ना, ये पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जब ये पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है ये भी आपको बताता है। तो उसने बताया हुआ है किसने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। और इसके जो मैनेजर्स हैं, इसके जो देख रेख करने वाले लोग हैं, वो लोग हमेशा हमेशा ये एनालाइज करते रहते हैं कि कौन सी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, और कब ऐसा समय आए कि उस वाली कंपनी से पैसा विड्रॉ कर लिया जाए और एक नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाए। और कैपिटल मार्केट से जो जो रिटर्न आता है वो सारा का सारा रिटर्न जितने भी म्यूचुअल फंड होल्डर्स होते हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे कि HDFC फंड है, HDFC फंड ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है L&T में किया है, ICICI बैंक में किया है, SBI में किया है, इन्फोसिस में किया है, HDFC बैंक में किया है, रिलायंस में किया है, NTPC में किया है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में किया है, TCS एंड सो ऑन। इसने सेक्टर भी बताया है कि कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना फंड उसने इन्वेस्ट किया है। और टाइम टू टाइम अगर उसको ऐसा लगता है कि ये स्कीम इस वाली कंपनी में पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए, वो ऐसा करती है। आपको कैसे प्रूव कहाँ होगा? प्रूव होगा, अभी होगा। सॉरी, वो जो पहले प्रूफ कर लेते हैं और प्रूफ करने के बाद हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास जो म्यूचुअल फंड है उसमें बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन, ये हमारा मनी कंट्रोल या डिफरेंट वेबसाइट जो है वो आपको देती हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओपन एंडेड क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, एंड सो ऑन, बेंचमार्क क्या होता है, एंड सो ऑन, राइट। सो लेट अस प्रूव दिस फर्स्ट कि वाकई में क्या कोई फंड हमें करोड़पति बना सकता है, क्या वाकई में ऐसा होता है। लेट अस टॉक अबाउट। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर फिर से आपके सामने moneycontrol.com का ही एक सिप कैलकुलेटर लगाया हुआ है, निकाला हुआ है, राइट। नॉर्मल सिप कैलकुलेटर तो ये बताते हैं कि सर आपने मंथली कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने रेट से इन्वेस्ट किया और इस तरह से पैसा कितना आपका बन गया। ये मनी कंट्रोल का सिप कैलकुलेटर है जो कि बताता है कि अगर आप इस फंड में इतने समय से इतने समय तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, तो वो कितना आज के डेट में होगा, राइट। आप मनी कंट्रोल पे इजीली इसको ढूंढ सकते हैं। लाइक आपने जैसे ही HDFC इक्विटी फंड देखा तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा होता है सिप कैलकुलेटर, राइट। तो आप सिप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, राइट सर। हमने कहा सर हमारा जो म्यूचुअल फंड हाउस है ये कौन सा है, पहले आप ये सिलेक्ट कर लीजिए। हमने कहा दिस इज बेसिकली HDFC म्यूचुअल फंड। उसके बाद हमने आपको कहा, अच्छा जस्ट 1 मिनट, HDFC म्यूचुअल फंड। अच्छा, HDFC म्यूचुअल फंड में भी ये फंड कौन सा है, हमने कहा ये है HDFC इक्विटी फंड। तो हम लोग HDFC इक्विटी फंड को यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि HDFC इक्विटी फंड कहाँ पर है। आई थिंक ये रहा। हम लोग ग्रोथ ऑप्शन ले रहे हैं, राइट। अभी आएगा कि ग्रोथ ऑप्शन डिविडेंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, हम लोग आगे वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले लिया, लेट अस से अगेन सेम 10,000, राइट। और अच्छा 1 लाख हो गया आई थिंक, सो 10,000। अच्छा, इसके बाद हमने कहा सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मंथली है। हम लोग हर महीने जो है अपनी सैलरी में से इस पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। स्टार्ट डेट, कब से आपने स्टार्ट किया, हमने कहा सर इसको बैक में चले जाते हैं। अच्छा, बैक में आप कहोगे सर 2 साल का रिटर्न बताओ ना। सो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आना हमेशा एक खतरे का निशान होता है, राइट। मतलब क्या, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर, 10 ईयर। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बहुत 99% चांसेस हैं कि आपको 12%, 15%, 20% रिटर्न मिलेगा। हम लोग वही प्रूव कर रहे हैं। लेट अस टॉक अबाउट। हम पीछे चले गए बच्चों, हम लोग 1999 में चले गए।
मालूम नहीं यहाँ से ये लेता है नहीं लेता, लेट्स टॉक अबाउट राइट। ऐसे ही कुछ हमने एक और डेट ले ली, दैट इज 2018, 99 से 2018 राइट। देख लो आपके पास कितने ईयर्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स हुए हैं राइट। 10,000 का अमाउंट, मंथली अमाउंट इन्वेस्ट राइट। अभी मैंने देखो कोई भी रेट नहीं डाला, मैंने ये नहीं डाला कि रेट SIP का जो मतलब ये नहीं डाला कि कितने रेट्स हम इन्वेस्ट करें, हम तो ये कह रहे हैं कि हम इस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट। लेट अस कैलकुलेट एंड बिलीव मी बच्चों, दिस इज नॉट माई सॉफ्टवेयर, दिस इज नॉट माई सॉफ्टवेयर, दिस इज द moneycontrol.com। you can search right और you will see the magic figure SIP इन्वेस्टमेंट CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एंड दिस इज 21%, 21% राइट। सो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल देगा कि भैया आपने अगर इस समय में इन्वेस्ट किया तो 21, अभी तक हम 18% पर कैलकुलेट कर रहे थे है ना, तो ये कितना रेट आया 21% राइट। देखिएगा मई फर्स्ट 1999 से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया और यहाँ तक 2018 में गए। नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है 229 डिवाइड बाय 12 कर दो, इतने नंबर्स ऑफ ईयर्स हो गए राइट। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 22,90,000, 22,90,000 आपने 10,000 रुपये करके इन्वेस्ट किया राइट। इतनी यूनिट्स हो गई आपके पास और आज की जो इसकी वैल्यू है इसी फंड की, मतलब अगर आप पिछले 18-19 साल के अंदर हर महीने 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज आप करोड़पति होते, यानी कि आपके पास 23,35,0885 रुपये होते। Is it right or wrong? Sorry, this is 2,33,50,885, not 23 crore, it is 2,30,00,000, मतलब आप करोड़पति तो बन गए होते पक्का, सिर्फ 10-10 हज़ार रुपये का 18-19 साल का अमाउंट। और सर ये 18-19 साल है, अगर इसको आप फिर से 30 ईयर्स में ले जाओ अगर आप इसको 30 ईयर्स में ले जाओ पक्का इट विल क्रॉस 20 करोड़, इट विल क्रॉस ऑलमोस्ट 25 करोड़। So this is 2,33,50,885 रुपीज राइट नाउ। आप इतने करोड़ के मालिक होते सिर्फ 10-10 हज़ार रुपया हर महीना इन्वेस्ट करके राइट। और अगर मैं कहता हूं कि अगर इसको 15,000 कर दिया जाए तो नो डाउट ये जो टोटल अमाउंट है ये भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। आप अगर इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर जो है 15,000 कर देते हो तो ये अमाउंट भी आपके पास बढ़ जाएगा राइट। और ये अमाउंट अब आपके पास आ गया है इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3,50,26,322 रुपीज़ राइट। सो यहाँ पर हम एक बार लंबी सी सांस लेंगे और सोचेंगे कि वाकई में क्या म्यूचुअल फंड्स हमें, यस दिस इज नॉट माई फिगर, नॉट माई सॉफ्टवेयर। आप देखो पूरी कैलकुलेशन बताई हुई है। 10,000 15,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपने 11.14 के अकॉर्डिंग पैसा पहले म्यूचुअल फंड खरीदा, आपको इतनी यूनिट्स मिली, फिर 15,000 इन्वेस्ट किया इसके अकॉर्डिंग खरीदा एंड इतनी यूनिट्स मिली एंड सो ऑन। पूरी की पूरी 2 to 9 यूनिट जो है उनका पूरा हिसाब किताब दिया हुआ है। ये आगे बढ़ते जाते हैं। सो पूरी मई 2008 तक की जो आपकी परचेज है उस सब का पूरा हिसाब दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको जो है इतना पैसा मिल रहा है, तो यू कैन बी करोड़पति। आपको कि सर हमने काश ऐसा किया होता, सर काश किया होता इट्स फाइन, बट सर आने वाले 20 साल में तो आप बन सकते हो राइट। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग आने वाले 20 साल की तैयारी करते हैं और बच्चों यकीन मानो 20 साल पिछले आपको अपना बचपन याद होगा कि 10 साल आप से पहले आप लोग कैसे थे। आने वाले 10 साल के बाद भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और डेफिनेटली हमें याद रहता है कि हम लोग 10 साल के बाद बहुत जल्दी आगे क्रॉस कर देते हैं राइट। तो 10 साल 20 साल जो है बहुत लंबा पीरियड नहीं होता और आज सोचो अगर आपके पास 3.5 करोड़ रुपया होता है तो इट्स गुड, मतलब इट्स ए गुड वैल्यू एट टुडे एंड नो डाउट आने वाले समय में 20 साल के बाद आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, इसके लिए आपको सेविंग भी ज़्यादा करनी होगी। पर 20 साल नहीं, आप तो 30 साल का एस्टिमेशन लेके चलेंगे अगर आपकी एज 25 साल की है, 55 साल की एज तक के लिए राइट। सो दिस इज अ प्रूफ। थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक क्या है? HDFC इक्विटी फंड के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसके बारे में हम लोग बातें सीख लेते हैं कि वाकई में हम लोग अमीर बनने जा रहे हैं राइट, करोड़पति बनने जा रहे हैं, करोड़ रुपीज़ अमाउंट इन्वेस्ट
इकट्ठा लेने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में ये सब है क्या, इसकी जो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये है क्या, लेट अस टॉक अबाउट। सबसे पहले लिखता है फंड टाइप ओपन एंडेड। ओपन एंडेड फंड, दो तरह के फंड होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है वो फंड जो कि आप जब मर्जी परचेज करो, जब मर्जी आप रिडीम कर लो, राइट। आई रिपीट, आप जब मर्जी परचेज करो और जब मर्जी आप रिडीम कर लो। आप रिडीम कहाँ से करोगे, म्यूचुअल फंड हाउस से। जो म्यूचुअल फंड हाउस होगा, जो म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है, वही म्यूचुअल फंड हाउस जो है आपसे आपने जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज की हैं उन्हीं को रिडीम भी करता है। मान लो मैं म्यूचुअल फंड हाउस हूं, आप जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, आप मुझे पैसा दोगे, मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से जो पैसा रिटर्न आएगा वो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, राइट। बट उसके बाद मैंने आपको कहा कि अगर आप अपनी यूनिट्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हो तो कहाँ जाओगे, आप वापस मेरे पास आओगे, कहोगे कि सर जो इन्वेस्टमेंट हमने आपके पास की हुई है वो हम वापस करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी वैल्यू को सरेंडर कर लोगे और मैं इसके बदले में आपको कैश दे दूंगा, राइट। अगर मैं म्यूचुअल फंड हाउस होता हूं तो, राइट। तो ये ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंड मतलब आप कभी भी म्यूचुअल फंड हाउस से यूनिट्स परचेज कर सकते हैं, कभी भी आप इनको रिडीम कर सकते हैं, राइट। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जब मर्जी, मतलब 2 दिन के बाद भी, यस 2 दिन के बाद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 20 साल के बारे में के बाद बात क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रिटर्न तो आपको लंबे समय में आपको अच्छा मिलता है, राइट। तो थोड़े थोड़े समय में तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता, बट आप रिडम्पशन कभी भी कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा आप जब भी इस मार्केट में आए तो हमेशा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आए, पैसा वो इन्वेस्ट करें जिसको आप भूल सकते हैं। अगर आप भूल नहीं सकते तो प्लीज इस मार्केट में अभी नहीं आए, लेट अस टॉक अबाउट, या थोड़े अमाउंट के लिए आए जिसको आप भूल सकते हैं। तो ये हो गया ओपन एंडेड। अच्छा, क्लोज एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड का मतलब होता है म्यूचुअल फंड हाउस क्लोज एंडेड स्कीम स्टार्ट करते हैं कि आज हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को बेचा है और कुछ समय तक इन्वेस्टर जो है इन यूनिट्स को हमें वापस नहीं कर सकता। मतलब मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को यूनिट्स बेच दी, अपने बहुत सारे फंड्स बेच दिया, बट वो इन्वेस्टर वापस मेरे पास आके ये नहीं कह सकता कि सर मुझे मेरे पैसे वापस दो, नो। सो दिस इज नॉट अलाउड। अगर दिस इज नॉट अलाउड फॉर ए सर्टेन पीरियड, ये कुछ समय के लिए बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उस समय के बाद इन्वेस्टर जो है आके अपना पैसा वापस करवा सकता है। तो ऐसे तरह के म्यूचुअल फंड्स को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एंडेड। जनरली जो नए एनएफओ होते हैं, न्यू फंड ऑफर्स होते हैं, जैसे कि शेयर्स इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। जब नया म्यूचुअल फंड इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। आई रिपीट, न्यू फंड ऑफर। तो जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं जनरली वो कुछ क्लोज्ड एंडेड होते हैं, जनरली पुराने फंड सभी के सभी ओपन एंडेड होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट प्लान। बच्चों इन सब के बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में पक्का दोबारा से सारी की सारी बातें करेंगे। ये मैं चाह रहा था कि आपको एक प्रैक्टिकल व्यू दे पाऊं, राइट। इन्वेस्टमेंट प्लान, ग्रोथ प्लान। तो ये जो HDFC इक्विटी प्लान हमने आपके साथ डिस्कस किया, ये ग्रोथ प्लान है। ग्रोथ मतलब कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वैल्यू जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, राइट। बट सर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको कोई ऐसा अमाउंट नहीं मिलेगा बीच में जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, राइट। जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि डिविडेंड वाले होते हैं। डिविडेंड वाले क्या होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ग्रो हुआ तो म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा बिना इन्वेस्टर के कहे। सो दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट। तो आप अगर चाहें तो डिविडेंड वाला प्लान भी ले सकते हैं, आप चाहें तो ग्रोथ प्लान भी ले सकते हैं। डिविडेंड अमाउंट जनरली आज के डेट में जो टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड अमाउंट इन्वेस्टर के हाथ में डिविडेंड अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। डिविडेंड अमाउंट इन्वेस्टर के हाथ में एग्जम्प्ट होता है, बट म्यूचुअल फंड हाउस को उस डिविडेंड के बदले में टैक्स पे करना पड़ता है, राइट। आगे बात डिस्कस करेंगे। लॉन्च डेट सिंपल मालूम चल रहा है कि भैया ये जो म्यूचुअल फंड है वो स्टार्ट कब हुआ था? दिसंबर 8 1994 को। एक है बेंचमार्क। बच्चों बेंचमार्क क्या होता है? देखो आपको मालूम है कि जब भी आप कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो तो एक टारगेट हमेशा फिक्स करते हो, राइट। आप जब छोटे होते थे तो आपके मम्मी पापा हमेशा आपको बोलते थे कि तुझे कैसा बनना है? अपने बड़े भाई के जैसा, है ना, या बड़ा भाई के जैसा नहीं तो अपने चाचा के लड़के के जैसा, लड़की के जैसा, राइट। मतलब आपको हमेशा एक टारगेट देते थे कि तुझे ऐसा करना है। तो हमेशा यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हर म्यूचुअल फंड हाउस का एक बेंचमार्क होता है। मीन्स हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने जो है आज जो है रिटर्न दी है सपोज 5%। अब 5% जो रिटर्न दे दी, इज इट गुड और बैड?
ऐसा नहीं कह सकते, हमें देखना पड़ेगा कि इसका बेंचमार्क क्या है। तो बेंचमार्क जनरली होता है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 100, निफ्टी 500 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो निफ्टी की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसके टोटल के ग्रोथ को हम लोग एक बेंचमार्क मानते हैं, और हम ये हमेशा एनालाइज करते रहते हैं कि क्या हमारा फंड उस बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। अगर हमारा फंड उस बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, मतलब रिटर्न उस बेंचमार्क से ज्यादा दे पा रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंड है इज गुड। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने आपको एक ग्राफ दिखाया था मनी कंट्रोल वाले के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर बेंचमार्क 500 की जगह निफ्टी 50 ले लिया, राइट। और जो ये नीली लाइन आपको दिख रही है ये हमारे म्यूचुअल फंड की है, और जो ये ऑरेंज लाइन है ये निफ्टी 50 की है। तो बहुत बार हमारा ये जो फंड है वो निफ्टी 50 से ऊपर है, यानी कि ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, और बहुत बार नीचे है यानी कि रिटर्न कम दे रहा है, राइट। तो ऐसा होता है, म्यूचुअल फंड हमेशा बेंचमार्क को बीट कर ऐसा कंपलसरी नहीं है। और मैं फिर से बता दूं, ये हमारा जो म्यूचुअल फंड है जिसको हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज नॉट माय रिकमेंडेड फंड, एक एग्जांपल लिया है आपके साथ, राइट। सो बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक ये हमेशा निफ्टी 50 को बीट कर रहा है। बट सर इसने अपना जो बेंचमार्क माना है वो निफ्टी 50 नहीं माना, उसने माना है निफ्टी 500। हमने निफ्टी 500 ले लिया, और निफ्टी 500 को भी ये बहुत बार बीट कर रहा है, बहुत बार नीचे है, बहुत बार ऊपर है, राइट। मतलब यहां से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है ये कितना बेटर है, राइट। वन थिंग, आगे प्रोसीड करते हैं। सो बेंचमार्क, तो हर म्यूचुअल फंड का हमेशा एक बेंचमार्क होता है, मैं तो कहूँगा हर पर्सन का एक बेंचमार्क होता है, राइट। असेट साइड का मतलब हुआ कि इस वाले फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितने लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। सो सर इस वाले म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्टेड है इट इज 15,669 करोड़ टिल March 31, 2018. It's a big amount. HDFC is having a very good reputation in the market, और it's a 1 और 2 पहली 2-3 के अंदर हमेशा ये रहता है, राइट। तो HDFC का ये फंड 15,000 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट लेके बैठा हुआ है और मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। सोचो कितना बड़ा साइज है, ओके। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों इसमें आप लमसम कितना अमाउंट स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज 5,000। आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, 5,000, 5,000 रुपये से इसमें पैसों की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। बट सर अगर मैं सिप की बात करूं यानी कि SIP की बात करूं, तो SIP मेरे अकॉर्डिंग 500 रुपये से शुरुआत हो जाती है। SIP शुरुआत हो जाती है 500 रुपये से, और ये बात हो रही है लमसम में। बच्चों हम लोग म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो लमसम, मतलब हम टोटल अमाउंट लेके जाए और इन्वेस्ट कर दें, दैट इज लमसम अमाउंट। और दूसरा हम कर सकते हैं मंथली बेसिस पर। तो मंथली बेसिस पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एंड बिलीव मी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ अर्निंग द रिटर्न इन द कैपिटल मार्केट। हम लोग आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, राइट। अच्छा आगे चलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है लमसम में, और सिप में 500 रुपये है, मान के चलो 500 ही होती है। लास्ट डिविडेंड बच्चों ये डिविडेंड तो देगा ही नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये तो ग्रोथ प्लान है। अच्छा बोनस भी कोई नहीं देगा क्योंकि बोनस प्लान नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे बोनस प्लान क्या होता है आने वाले समय में। फंड मैनेजर, ये जरूर देखते हैं हमेशा हम कि फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पर है प्रशांत जैन जी, यानी कि ये जो पर्सन है ये इस फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, यही डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअल में मुझे कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, ओके। सो नोट्स, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, कहता है कि कोई दूसरा फंड इसमें मर्ज हो गया था कुछ समय पहले। एंट्री लोड का मतलब होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कितना चार्ज पे करना पड़ रहा है। जब आप इस म्यूचुअल फंड को खरीद रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ रहा है, तो लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, नहीं पे करना पड़ेगा, इट्स गुड। एग्जिट लोड लिखा हुआ है कि अगर आप निकलेंगे, अगर आप पैसा विड्रॉ करके अपने घर वापस जाएंगे तो आपको 1% पे करना पड़ेगा एज पर दिस प्लान। ये हर फंड के अंदर अलग अलग होता है। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो इन सभी के सभी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन को रीड करके करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही, कहीं दूसरी जगह मिलेगी, एक्सपेंस रेशियो। हर एक म्यूचुअल फंड हाउस का अपना एक एक्सपेंस रेशियो होता है। थोड़ा सोचो, आपने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया, म्यूचुअल फंड हाउस ने आगे इन्वेस्ट किया,
राइट। आगे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जो आया वो आपको दे दिया, लॉस भी आके आपको दे दिया, बट सर म्यूचुअल फंड हाउस को क्या मिला? तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड हाउस को भी कुछ रिटर्न इसमें से मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड हाउस को मिलती है एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो 2%, 2.5%, 1.5% होती है, राइट। हर म्यूचुअल फंड हाउस की अपनी अपनी एक एक्सपेंस रेशो होती है। सेबी ने टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्ट भी करती है कि इससे ज़्यादा के एक्सपेंस रेशो नहीं होने चाहिए, राइट। मैं बता दूं कि 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो डायरेक्ट प्लान और एक ग्रोथ प्लान, एक डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान, राइट। डायरेक्ट प्लान में हमेशा हमेशा एक्सपेंस रेशो कम होती है, राइट, और रेगुलर प्लान में हमेशा हमेशा एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होती है। और क्योंकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम होती है, इस रीज़न से उसमें जो रिटर्न मिलती है आपको वो भी ज़्यादा मिलती है, हाई मिलती है। सो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन द डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में कैसे इन्वेस्ट करेंगे हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियोस में, राइट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत बहुत जल्दी जल्दी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी वीडियोस धीरे धीरे मिलती जाएंगी। आगे चलते हैं। लॉट कमेंट्स, एग्जिट लॉट 1% इफ यूनिट्स आर रिडीम स्विच्ड आउट विद इन 1 ईयर। अच्छा, कहता है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर विड्रॉ कर लोगे तब आपको एग्जिट लॉट पे करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1%, वो तब जब आप 1 साल के अंदर अंदर इसमें से पैसा विड्रॉ कर लोगे। अगर आप नहीं करोगे तो मतलब 1 साल के बाद विड्रॉ करोगे तो आपको एग्जिट लॉट भी पे नहीं करना पड़ेगा, राइट। जनरली हर म्यूचुअल फंड में यही होता है। ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई की पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है, फ़ोन कर लेना, पता चल जाएगा। वेबसाइट का एड्रेस भी लिखा हुआ है। सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, दिस म्यूचुअल फंड, राइट। अब इस तरह के बहुत बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, हर एक कंपनी का अपना म्यूचुअल फंड है। आप नाम बोलो बड़ी बड़ी कंपनीज का, मैं आपको बताऊंगा कि फंड है या नहीं। HDFC यस फंड है, ICICI यस फंड है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL का यस फंड है, एडलवाइज फंड अवेलेबल है, मोजिला ओसवाल फंड है, इसके अलावा टाटा फंड अवेलेबल है, आदित्य बिरला ग्रुप टाटा फंड अवेलेबल है, फ्रैंकलिन फंड अवेलेबल है, DSP फंड इज अवेलेबल। बहुत सारे फंड्स, बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। और ऐसे सिचुएशन में ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में वो सूटेबल प्लान क्या है जो हमें परचेज करना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली आपको इसके बारे में डिस्कशन करके हम लोग बहुत सारे मतलब वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय।